सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम इतिहास के दूसरे अध्याय भारत में राष्ट्रवाद का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, औपनिवेशिक काल में जब भारत में 1947 से पहले अंग्रेजों का शासन था तो उस काल में हमारे यहाँ राष्ट्रवाद के लिए विभिन्न कारण थे जिनके कारण राष्ट्रवाद का उदय हुआ। प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 1918 तक चला, उसमें भारतीयों ने अंग्रेज़ों का पूरा साथ दिया और भारतीयों को यह विश्वास था कि इस युद्ध के बाद हमें स्वतंत्रता मिलेगी। लेकिन अंग्रेज़ों ने ऐसा नहीं किया और इस युद्ध के बाद भी कुछ ऐसी परिस्थितियाँ या कानून लागू किए जिसके कारण भारतीयों में रोष हुआ और 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, यानी राष्ट्रीयता की भावना और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष प्रारंभ हुआ। तो इसमें हम पढ़ेंगे आधुनिक राष्ट्रवाद के साथ ही राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ था। भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद का विकास कई अन्य उपनिवेशों की तरह उपनिवेश विरोधी आंदोलन से जुड़ा हुआ है। उपनिवेश भारत 1947 से पहले अंग्रेज़ों का या ब्रिटिश सरकार का उपनिवेश था और इसकी स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष हुआ उसे राष्ट्रवाद की संज्ञा दी जाती है। तो प्यारे बच्चों, पहला विश्व युद्ध के कई प्रभाव थे जिसके कारण भारतीयों ने राष्ट्रवाद आंदोलन चलाया। प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 1918 तक चला ने एक नई राजनीतिक और आर्थिक स्थिति पैदा कर दी। भारत को युद्ध के दौरान विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ा और जिसके कारण इन्होंने विद्रोह या संघर्ष प्रारंभ किया। ये मुख्य कारण थे जिनके कारण विश्व युद्ध के बाद भारतीयों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनमें प्रमुख है रक्षा खर्चों में वृद्धि, युद्ध के दौरान कीमतों में वृद्धि, ग्रामीण क्षेत्रों में सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया। यानी 1914 से 1918 जो प्रथम विश्व युद्ध चला उसमें भारतीय सैनिकों को ज़बरदस्ती भर्ती करके युद्ध के लिए भेजा गया और यह बात भारतीयों को अच्छी नहीं लगी और असंतोषजनक थी। 1918, 19 और 1920-21 के दौरान भारत के कई हिस्सों में फसलें खराब हो गई और अकाल पड़ा, सूखा के कारण, जिसके कारण क्या है भारतीयों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। और युद्ध खत्म होने के बाद भी ये मुश्किलें कम नहीं हुई और किसी प्रकार का राजस्व या लगान भी माफ़ नहीं किया गया और अकाल और महामारी के समय अंग्रेज़ों ने भारतीयों की समस्याओं की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण उनको बड़ा दुख पहुंचा और गांधी जी को भी इस बात का बड़ा दुख पहुंचा। सत्याग्रह का विचार क्या है कि 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और यहाँ उन्होंने राष्ट्रवाद आंदोलन चलाया। उनका सत्याग्रह का क्या विचार था कि सत्याग्रह भारत में औपनिवेशिक शासन से लड़ने का एक नया तरीका था, यानी जिसमें सत्यपूर्व आग्रह और यह अत्याचार और अन्याय के खिलाफ एक गैर आक्रामक और शांतिपूर्ण जन आंदोलन था। सत्याग्रह का अर्थ है सत्य को स्वीकार करने के लिए आग्रह और यह एक नैतिक चेतना है, न कि निष्क्रिय प्रतिरोध। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत लौट आए, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और गांधी जी ने बिहार के चंपारण जिले में 1916 में सत्याग्रह आंदोलन चलाया। गुजरात में भी खेड़ा जिले में 1917 में इन्होंने किसानों को उनका हक दिलवाया और अहमदाबाद के कपास मिल श्रमिकों 1918 में जो है
उनको भी उनका बोनस वगैरह दिलवाया और इन्होंने सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। सत्याग्रह सत्यपूर्वक आग्रह। इसके बाद महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया और असहयोग आंदोलन चलाने के कई कारण थे, जिसमें मुख्य था रॉलेट एक्ट। प्यारे बच्चों, प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीयों को आशा थी कि अंग्रेज उनके लिए कुछ अच्छा करेंगे या स्वतंत्रता उनको स्वराज्य देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अंग्रेजों ने 1919 में रॉलेट एक्ट पास कर दिया, जिसके अनुसार किसी भी भारतीय को बंदी बनाया जा सकता था बिना कारण के, और उस व्यक्ति को जिसको बंदी बनाया जाता था उसे अपील, दलील और वकील का अधिकार नहीं था। भारतीयों ने इसे काला कानून कहकर इसका विरोध किया और इस अधिनियम से सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। इससे गांधी जी को बड़ा दुख पहुंचा। इसी समय 1919 में जलियांवाला हत्याकांड एक महत्वपूर्ण घटना घटी, क्योंकि 1919 के रॉलेट एक्ट के विरुद्ध भारतीयों ने एक शांतिपूर्ण जुलूस पंजाब के अमृतसर नामक स्थान पर जलियांवाला बाग में किया, और जिसमें 13 अप्रैल 1919 को लोग शांति से थे। उसी समय जनरल डायर ने वहां आदेश दिया गोलियां चलाने का, जिसमें निहत्थे भारतीय मारे गए। जनरल डायर हथियारबंद सैनिकों के साथ वहां पहुंचा और बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद कर दिए गए। इसके बाद डायर ने भीड़ पर गोलियां चलाने के आदेश दे दिए और सैकड़ों लोग मारे गए। खबर फैलते ही उत्तर भारत में हड़तालें होने लगी और लोग पुलिस से मोर्चा लेने लगे और सरकारी इमारतों पर हमला करने लगे। सरकार ने इसका जवाब क्रूरता के साथ दिया। ये कई कारण थे, जैसे प्रथम विश्व युद्ध में कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। युद्ध के बाद भी भारतीयों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, और जलियांवाला हत्याकांड और रॉलेट एक्ट ये मुख्य कारण थे जिनके कारण गांधी जी को आंदोलन चलाने के लिए मजबूर हुए। और 1920 में कांग्रेस के अधिवेशन में इसका प्रस्ताव पास किया गया कि असहयोग आंदोलन चलाया जाए। और इसी के साथ ही गांधी जी ने मुस्लिम लोगों को, जो अंग्रेजों के विरुद्ध नाराज थे, क्योंकि उनका जो खलीफा था टर्की का, उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था अंग्रेजों ने, और जिसके कारण वो अंग्रेजों से नाराज थे। तो इसलिए गांधी जी ने मुसलमानों को भी अपने साथ लिया और खिलाफत आंदोलन चलाने के लिए उन्हें राजी किया। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व 2 भाइयों शौकत अली और मोहम्मद अली ने किया। खलीफा की तत्कालीन शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में बॉम्बे में खिलाफत समिति का गठन किया गया। प्यारे बच्चों, खलीफा जो इनका धार्मिक गुरु था, टर्की का सुल्तान इनका खलीफा कहलाता था, और उसको वापस राजनीतिक अधिकार दिलाने के लिए खिलाफत आंदोलन चलाया गया। गांधी जी ने कांग्रेस को खिलाफत आंदोलन का समर्थन और स्वराज के लिए एक असहयोग अभियान शुरू करने के लिए राजी किया, और दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग कार्यक्रम पर स्वीकृति की मोहर लगा दी गई। आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं, जो असहयोग आंदोलन जनवरी 1921 में प्रारंभ किया गया, और इसी के साथ साथ मुसलमानों ने भी खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया, तो इसलिए इसका नाम असहयोग खिलाफत आंदोलन बोलते हैं, और यह जनवरी 1921 में शुरू किया गया। इसमें क्या था कि शहरों में आंदोलन की शुरुआत हुई। मध्यम वर्ग अधिकतर इसमें भाग लिया, मध्यम वर्ग ने, और विद्यार्थियों ने, स्कूल, कॉलेज और शिक्षकों ने भी अपनी नौकरी, वकीलों ने अपने मुकदमे लड़ने बहिष्कार किया, और सभी वर्ग ने, भारतीय समाज के प्रत्येक वर्ग ने इस आंदोलन में भाग लिया और गांधी जी का
साथ दिया उन्होंने, और प्रांतों में परिषद चुनावों का बहिष्कार कर दिया गया, विदेशी सामान का बहिष्कार किया गया और शराब की दुकानों को के सामने प्रदर्शन किया गया और उन पर रोक लगाई, बहिष्कार किया गया, स्वदेशी वस्तुएं अपनाई गई और विदेशी का बहिष्कार किया गया। ग्रामीण इलाकों में भी बहुत से लोग इस विद्रोह में शामिल हुए और खास करके किसानों और आदिवासियों ने भी इसमें भाग लिया और किसानों और आदिवासियों का संघर्ष धीरे धीरे हिंसक हो गया। हिंसक मतलब गांधी जी ने ये बात रखी थी कि अहिंसापूर्ण विरोध करेंगे, लेकिन अहिंसा का मतलब है कि किसी मार काट या इस तरह से उपद्रव ना किया जाए, शांतिपूर्ण विरोध किया जाए। और इसका क्या है, ये बड़ा आंदोलन बड़ा शांतिपूर्ण चल रहा था और अवध के किसानों ने भी इस आंदोलन में भाग लिया। किसानों का नेतृत्व बाबा रामचंद्र ने किया और जमींदारों और ताल्लुकदारों के खिलाफ। और अवध किसान सभा की स्थापना 1920 में जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और कुछ अन्य लोगों के नेतृत्व में की गई। और आंध्र प्रदेश में भी आदिवासी लोगों ने इसमें भाग लिया कि आंध्र प्रदेश के गुडेम पहाड़ियों में अल्लूरी सीताराम राजू, उनके नेता का नाम था सीताराम राजू, के नेतृत्व में यहाँ आंदोलन में भाग लिया और उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैल गया। गुरिल्ला होती है एक छापामार युद्ध पद्धति जिसमें छुप कर वार किया जाता है। तो इन आदिवासी लोगों ने गुरिल्ला पद्धति का सहारा लिया और राजू को 1924 में पकड़ लिया गया और उन्हें फांसी दे दी गई। इसी तरह से सभी वर्ग ने भाग लिया। तो ये बागानों में स्वराज, बागान जो उस समय मुख्य थे, उनमें बागान के श्रमिकों के लिए स्वराज का अर्थ था चार दीवारी से बाहर स्वतंत्र रूप से आवाजाही, क्योंकि उनको बंद करके कहा जाता था कि अंग्रेजों ने ऐसा नियम बना रखा था। बागान यानी उस समय नील की खेती करवाते थे और उनको क्या है उसी एरिया में रहना पड़ता था, वो बाहर नहीं जा सकते थे। तो उस आंदोलन के दौरान इन लोगों ने भी भाग लिया और इन्होंने इस चीज़ का विरोध किया। उन्होंने 1859 में अंतर्देशीय अप्रवासन अधिनियम का विरोध किया, जिसमें उन्हें बिना अनुमति के बागवानों से बाहर जाने से रोका जाता था। एक कानून बना था 1859 में, जिसके अनुसार श्रमिकों को बागान से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। और अब क्या है, उन्होंने इस बात का विरोध किया और इस आंदोलन में सभी लोगों ने भाग लिया। प्रत्येक समूह ने स्वराज शब्द की व्याख्या करने के अपने अपने तरीके थे और अपने लाभ के लिए और अपने परिस्थिति के अनुकूल वो इन अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे। और गांधी जी का जो असहयोग आंदोलन बड़ा शांतिपूर्ण चल रहा था। समाज के प्रति वर्ग के व्यक्तियों ने इसमें भाग लिया। लेकिन जब यह लोग उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास चोराचारी नामक स्थान पर कुछ व्यक्तियों ने हिंसक घटना कर दी, जिसमें एक पुलिस थाने में आग लगने के कारण 21 व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। और गांधी जी को इस बात का बड़ा दुख पहुंचता है और वो असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला लेते हैं। महात्मा गांधी ने फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला किया, क्योंकि चोराचारी नामक स्थान पर हिंसक घटना घटने से उनको दुख पहुंचता है। और लेकिन दूसरे जो अन्य क्रांतिकारी लोग थे या अन्य नेता थे, वो इस बात से सहमत नहीं थे, और जिसमें CR दास और मोतीलाल नेहरू ने अपनी एक अलग स्वराज्य दल पार्टी बनाई। और इसी समय जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेताओं ने ज़्यादातर उग्र जन आंदोलन का समर्थन किया और उनका कहना था कि अहिंसापूर्ण नहीं, हिंसक रूप से ही हम अंग्रेजों से स्वतंत्रता हासिल कर सकते हैं। तो
CR दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापस लौटने के लिए कांग्रेस के भीतर ही स्वराज पार्टी का गठन किया 1922 में। स्वराज पार्टी का गठन CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया और जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवाओं नेताओं ने ज़्यादातर उग्र जन आंदोलन और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए दबाव डाला। प्यारे बच्चों, 1920 के बाद भारतीय राजनीति को दिशा निर्धारित करने वाले कई कारण थे, जिनमें मुख्य कारण है विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी। 1929 में विश्व में भयंकर आर्थिक महामंदी यानी पैसे की कमी आई और कीमतें बढ़ गई और लोग बेरोजगार हो गए, जिसके कारण बड़ी क्षति पहुंची और भारत में भी इसका प्रभाव पड़ा। 1930 के बाद कृषि उत्पादों की मांग गिरी और निर्यात कम होने लगा, जिससे कृषि उत्पादों की कीमतों में भारी गिरावट आई और ऐसे समय में अंग्रेजों ने साइमन कमीशन को भारत भेजा और इस आयोग का गठन ब्रिटेन की टोरी सरकार द्वारा राष्ट्रीयवादियों की मांगों पर विचार करने के लिए भारत के संवैधानिक व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए सुझाव देने के लिए भेजा। और साइमन कमीशन जिसमें 7 सदस्य थे और एक भी भारतीय नहीं था, लेकिन भारत की समस्याओं पर यह विचार करने आया, जिससे भारतीयों को बड़ा दुख पहुंचा और इसका विरोध किया गया कि 1927 में जब इसका गठन किया गया तो इसका विरोध किया गया कि साइमन कमीशन यहाँ ना आए, लेकिन 1928 में ये भारत पहुंचा तो सभी दलों ने इसका विरोध किया। कांग्रेस ने इस आयोग का विरोध किया और जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई। प्यारे बच्चों, 1929 का लाहौर का अधिवेशन भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि इस अधिवेशन में रावी नदी के किनारे भारतीयों ने पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की और इसी दिन इन्होंने आगे 26 जनवरी 1930 का दिन भारत में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय लिया और इसी के साथ 26 जनवरी 1930 को भारतीयों ने प्रथम स्वतंत्रता दिवस भी मनाया। इन कुछ परिस्थितियों के चलते गांधी जी को अपना दूसरा आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाना पड़ा, जिसमें नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी ने नमक को ऐसे माध्यम के रूप में चुना जो राष्ट्र को एकजुट कर सके, क्योंकि नमक समाज के सभी वर्गों द्वारा प्रयोग में लाया जाता था। सभी लोगों की जो दैनिक ज़रूरत थी नमक, और इस पे अंग्रेज़ों ने कानून बना दिया था नमक। तो इसमें गांधी जी ने इसको सहारा लिया और उन्होंने नमक या दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को शुरू की। गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को गुजरात के एक गांव दांडी पहुंचे और वहां समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू कर दिया और इस तरह से उसने नमक का कानून तोड़ा। गांधी जी ने जब वायसराय इरविन के सामने एक पत्र रखा और 11 मांगे रखी, जिसमें और 11 मार्च का समय दिया, लेकिन इरविन ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसलिए गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों या स्वयं सेवकों के साथ अपने साबरमती आश्रम से यह यात्रा प्रारंभ की और लगभग 24 दिन में यह यात्रा पूरी हुई, जो 12 मार्च को प्रारंभ की थी और 6 अप्रैल को पूरी हुई, जिसे दांडी यात्रा कहते हैं। और दांडी नामक स्थान पर पहुंचकर गांधी जी ने नमक बनाया और नमक कानून का उल्लंघन किया और इसी के साथ ही उनका 1930 का जो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया और इस प्रकार उसने
सभी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू किया और यह असहयोग आंदोलन से अलग था, क्योंकि लोगों को न केवल अंग्रेजों का सहयोग करने के लिए बल्कि औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन करने के लिए आह्वान किया गया था। अंग्रेजी सरकार के कानूनों का उल्लंघन करना इसमें प्रारंभ किया। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और करों का भुगतान न करना और वन कानूनों को तोड़ना इसकी प्रमुख विशेषता थी। ब्रिटिश सरकार आंदोलन को कुचलने के लिए क्रूर दमन की नीति का सहारा लेते हैं। और प्यारे बच्चों, ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी और नेहरू सहित सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया और इसके कई कारण थे, जैसे गांधी जी ने 5 मार्च 1931 को वायसराय लॉर्ड इरविन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, क्योंकि अब इरविन ने समझौता किया गांधी जी के साथ और उनके जो क्रांतिकारी थे उनको रिहा करने का उन्होंने वचन दिया। और बदले में गांधी जी ने 1931 के जो लंदन में गोलमेज सम्मेलन होना था उसमें जाने के लिए हाँ की। तो गांधी जी ने दिसंबर 1931 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए और लेकिन वार्ता विफल होने के कारण उन्हें निराश होकर लौटना पड़ा। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा शुरू किया, लेकिन 1934 तक आते आते इसकी गति भी मंद पड़ गई। लेकिन प्यारे बच्चों, सविनय अवज्ञा आंदोलन का भी भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है और सभी वर्गों ने इसमें भाग लिया। लोगों ने आंदोलन को कैसे लिया, यानी जो भी गांधी जी ने आंदोलन चलाए, पहले असहयोग आंदोलन 1920-21 में और दूसरा उनका सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 का, जिसमें सभी लोगों ने उनका भाग लिया, लेकिन सबके विचार अलग अलग थे। उनमें संपन्न किसानों ने आंदोलन का किस प्रकार लिया कि अंग्रेजों ने जब राजस्व कर कम करने से इनकार कर दिया था। राजस्व होता है भूमि पर लगने वाला कर, लगान, और जब बड़े किसान थे उनके खेतों पर कर में वृद्धि कर दी थी और राजस्व कर कम करने की बजाय उसे और बढ़ा दिया था। तो इसे अमीर किसान अंग्रेजों से नाराज थे, इसलिए वो आंदोलन में शामिल हुए और राजस्व दर घटाए बिना आंदोलन वापस ले लिया गया, तो इन्हें निराशा हुई। जब आंदोलन दोबारा शुरू हुआ तो बहुतों ने शामिल होने से इनकार कर दिया। गरीब किसानों ने इस आंदोलन को कैसे लिया? गरीब किसान चाहते थे कि जमीन का भाड़ा माफ कर दिया जाए और गरीब किसानों और जमींदारों की नाराजगी के भय से कांग्रेस भाड़ा विरोधी आंदोलन का समर्थन करने के लिए तैयार नहीं थी। जो बड़े व्यवसायी थे, व्यापारी थे, उन्होंने इस आंदोलन को कैसे लिया? प्रथम विश्व युद्ध के बाद इनके मुनाफे भारी कमी आई थी और विदेशी वस्तुओं के आयात के खिलाफ सुरक्षा चाहते थे ये व्यवसायी या व्यापारी। उग्रवादी गतिविधियों का प्रसार, लंबे समय तक व्यापारिक व्यवधानों की चिंता और युवा कांग्रेस के बीच समाजवाद के बढ़ते प्रभाव ने इन्हें आंदोलन में शामिल नहीं होने के लिए मजबूर किया। ऐसे ही महिलाओं ने इस आंदोलन को कैसे लिया? महिलाएं भी जुलूस का हिस्सा बनी। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसमें महिलाएं शामिल हुई और इन महिलाओं ने नमक कानून में साथ दिया और शराब की दुकानों के सामने इन्होंने धरने दिए और कांग्रेस महिलाओं को संगठन के भीतर किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण पद देने के पक्ष में नहीं थी। फिर भी इन महिलाओं ने आंदोलन में भाग लिया और सविनय अवज्ञा आंदोलन में भारतीयों ने गांधी जी का साथ दिया। इस आंदोलन में कई कमियां या सीमाएं या कठिनाइयां कह सकते हैं हम। वो क्या थी? वो इस प्रकार थी कि दलितों या अछूतों ने आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग नहीं लिया। उन्होंने सीटों के आरक्षण और अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग की। प्यारे बच्चों, कुछ वर्ग
जो निराश थे और उन्होंने इस आंदोलन में भाग नहीं लिया। और दलितों के नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1930 में एक संस्था बनाई जिसका नाम दलित वर्ग एसोसिएशन रखा। उन्होंने अलग अपनी एक संस्था बनाई और गांधी जी का डॉक्टर BR अम्बेडकर से काफ़ी विवाद हुआ। गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच 1932 में एक समझौता हुआ और इस समझौते को कहते हैं पूना पैक्ट। 1932 का पूना पैक्ट। इसमें प्रांतीय और केंद्रीय परिषदों में आरक्षित सीटें दे दी गई, लेकिन मतदान सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों से ही हुआ। मुस्लिम लीग के नेता MA जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, केंद्रीय सभा में मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटें चाहते थे और मुसलमानों के एक बड़े हिस्से ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि प्यारे बच्चों मुस्लिम पृथक निर्वाचक क्षेत्र की मांग कर रहे थे। पृथक निर्वाचक का अर्थ होता है कि एक विशेष क्षेत्र में और विशेष समुदाय के व्यक्तियों को ही चुनाव के लिए उम्मीदवार के रूप में आज्ञा मिले, और गांधी जी इस बात के पक्ष में नहीं थे, इसलिए उन्होंने भी इस आंदोलन में भाग नहीं लिया। सामूहिक अपनेपन का भाव। सामूहिक अपनेपन की भावना आंशिक रूप से संयुक्त संघर्षों के चलते पैदा हुई और इतिहास और साहित्य, लोक कथाएं व गीत, चित्र और प्रतीक सभी ने राष्ट्रवाद को साकार करने में अपना योगदान दिया। प्यारे बच्चों, जो हमारा 19वीं सदी के अंतिम और हमारा जो राष्ट्रवाद प्रारंभ हुआ, उसमें भारत माता की छवि एक सन्यासिका के रूप में प्रदर्शित की गई और जो एक हाथी और शेर के बीच में खड़ी है और सन्यासिका यानी आध्यात्मिक चिंतन से बिल्कुल पूर्ण शांत भाव से भारत माता की छवि दिखाई गई। और इस चित्र को सर्वप्रथम बंकिम चंद्र चटर्जी ने बनाया और उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने भी इसकी छवि को प्रदर्शित किया। तो 1921 तक गांधी जी ने स्वराज का झंडा तैयार कर लिया था और यह तिरंगा लाल, हरा और सफ़ेद था। तिरंगा 3 रंग थे इसमें, लाल, हरा और सफ़ेद, और जिसके माध्यम से गांधीवादी चरखा था, यानी इसका प्रतीक जो हमारा राष्ट्रवाद का प्रतीक बनाया चरखा। और चरखा क्योंकि सभी भारतीयों के लिए उपयोगी था, इसलिए इस आंदोलन में गांधी जी ने चरखे को राष्ट्रवाद का प्रतीक बनाया। तो प्यारे बच्चों, जो भारत में राष्ट्रवाद का हमने अध्ययन किया, और आप मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आगे जैसे ही आपको अध्ययन करवाऊं आपको पहले ही इसका पता लगे। धन्यवाद। जय हिंद।